गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का राजस्थान परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जल्दी से अपनी इस क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास का। सभी स्टूडेंट का, सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है। हम अपनी पिछली क्लासों में बात कर रहे थे मेवाड़ रियासत के बेहतरीन शानदार परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में। आज हम उस सिलसिले को, उस कारवा को आगे बढ़ाते हैं और चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। हाँ, सभी के लिए भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल, राधे राधे, जय श्री श्याम, बिल्कुल राम 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 राम। चलिए भाई प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। महारावल जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा, महारावल जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की कब स्थापना की गई थी? बताइए, महारावल जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की स्थापना कब की गई थी? जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की स्थापना भैया कब की गई थी, आपको ये बताना है। हाँ देखिए, कब की गई थी स्थापना? तो साथियों, ये जो स्थापना हुई है, ये स्थापना की गई है 1828 में। ये 1528 में, सॉरी 1528 में स्थापना की गई। बिल्कुल, ये देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गए प्रश्न ABCD, तो आप देख लेना C है इसमें और वो भी 1528 है। बिल्कुल शानदार जवाब मिले हैं सबके। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, A नहीं है, A नहीं है, C है। कौन सा है? C 1528 में, यानी कि खानवा युद्ध के बाद हुई है ये स्थापना, याद रखना। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा ने बाबर की सेना से। राणा सांगा की उसमें हार हुई, जख्मी हुए राणा सांगा। उसके बाद जो वांगड़ से भाग लिया था वो उदय सिंह ने भाग लिया था। उदय सिंह के ही पुत्र हैं जगमाल सिंह, उनके द्वारा बांसवाड़ा बसा दिया गया, अलग कर दिया गया 1528 में। फिर अलग होगा डूंगरपुर, दोनों एक ही थे पहले, वांगड़। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर टाइप कर दीजिए इसका। हाँ साथियों, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? रचित नहीं है, बताइए ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? देखिए, संगीत रत्नाकर, कलानिधि, संगीत सुधा या कामराज रतिसार। तो साथियों, संगीत रत्नाकर है, संगीत सुधा प्रबंध है, कामराज रतिसार है, कलानिधि नहीं है। कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका और सार समुच्चय, ये क्या है? 4 ग्रंथ हैं। एक कुंभा का दरबारी था मंडन, शिल्पी था वो मंडन। देखना थोड़ा इसको समझना लाडलो, मंडन। और इस मंडन का बेटा था गोविंद मंडन। गोविंद मंडन, ये गोविंद मंडन कुंभा का ये भी दरबारी रहा। इसकी एक पुस्तक है कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका, द्वार दीपिका, दीपिका पादुकोण नहीं है ना, द्वार दीपिका। और एक है सार समुच्चय। सार समुच्चय, ये 4 प्रमुख पुस्तकें हैं। किसकी? गोविंद मंडन की, जो कि कुंभा के प्रधान शिल्पी, प्रमुख शिल्पी
शिल्पी मतलब आर्किटेक्चर, बिल्डिंग बनाने वाले है ना। प्रमुख शिल्पी मंडन का बड़ा बेटा है, जिसने लिखी है, स्थापत्य कला पर है ये पुस्तकें, कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वारदीप का और सार समुच्चय। ये आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। हाँ भाई, एक बार साथियों अपनी इस क्लास को, अपनी इस वीडियो को एक बार फटाफट एक बार आप शेयर कीजिए जल्दी से, और क्लास को लाइक कीजिए भाई, लाइक और शेयर कीजिए जल्दी से क्लास को एक बार। जो विद्यार्थी अभी जुड़े हुए हैं, नए जुड़े विद्यार्थी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वागत है उनका, और एक बार अपनी इस क्लास को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और जवाब दीजिए भाई। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। देखिए, मेवाड़ रियासत में, मेवाड़ राज्य में, रियासत में जागीरदार द्वारा अपने आय का 1/6 भाग शासक को देना कहलाता था। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपका जवाब इंतजार कर रहा हूं मैं, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। मेवाड़ राज्य में जागीरदार द्वारा अपनी आय का 1/6 भाग, कौन सा भाग, 1/6 भाग देना, राजा को देना, क्या कहलाता था? तो परवाना, अर्जदास्त या छटुंद या खरीता। तो ये कहलाता था साथियों क्या? सी, छटुंद। बिल्कुल, हाँ, डी नहीं है, सी है, सी। डी नहीं है भाई, सी है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया जवाब दिया, एकदम शानदार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अपने इस सेशन को एक बार शेयर कीजिए, सेशन को एक बार आप शेयर कीजिए फटाफट, और अगले प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। साथियों देखो कितना अच्छा प्रश्न है, मुगल मेवाड़ संधि से प्रश्न पूछा गया है, बहुत शानदार प्रश्न है ये। चलिए आप बताना, मैं आपको ये बता रहा हूँ ये संधि कैसे हुई। देखिए इस संधि में 2 पार्टियां हैं भैया, एक तो मेवाड़ है और मेवाड़ का राणा है राणा अमर सिंह। अमर सिंह जो कि साथियों पुत्र हैं महाराणा प्रताप के, और ये दिल्ली पर अकबर के जाने के बाद जो मुगल बादशाह बैठा है उसका नाम है जहांगीर। क्या नाम है? जहांगीर। जहांगीर नाम है उस मुगल बादशाह का, और जहांगीर और साथियों राणा अमर सिंह के मध्य संधि होती है, जिस संधि को कहते हैं मुगल मेवाड़ संधि। संधि होती है 5 फरवरी 1615, और ये संधि, इसका बेटा है शाहजहां। राणा अमर सिंह की ओर से 2 व्यक्ति संधि पत्र को लेकर उपस्थित होते हैं, 2 व्यक्ति, एक तो शुभकर्ण और एक हरिदास। ये उपस्थित होते हैं अजमेर दरबार में, और अजमेर दरबार में संधि करेंगे ये जहांगीर से, और यहां से जो संधि करवा रहा है वो शाहजहां को जाता है ये श्रेय। शाहजहां यानी खुर्रम, खुर्रम के बचपन, जो खुर्रम है, खुर्रम ही मुगल बादशाह बनेगा, राजगद्दी धारण करेगा शाहजहां के नाम से। ये पूरा परफॉर्मना है। इस संधि की पहली शर्त इसने रखी कि भैया हम राणा को चाहते हैं, दिल्ली दरबार में राणा उपस्थित हो,
यहाँ से राणा की ओर से इन 2 व्यक्तियों को भेजा गया और इन 2 व्यक्तियों ने पहली शर्त ये दी कि मेवाड़ का राणा कभी मुगल दरबार में नहीं आएगा, आपके सामने सजदा नहीं करेगा, जी हजूरी नहीं करेगा। और दूसरी शर्त मेवाड़ की ये थी कि हमें संधि करने के बाद अपनी बहन बेटियों को ब्याहने के लिए वाद्य नहीं किया जाएगा मुगलों के साथ, यानी कि हम वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे मुगलों के साथ। दोनों ही शर्त मान ली थी जहांगीर ने और ये कहा कि अगर राणा नहीं आए तो कम से कम राणा के स्थान पर उसका पुत्र करण सिंह आ जाए और करण सिंह 1000 घुड़सवार लेकर आए। घुड़सवार मतलब घोड़े और घोड़ों के ऊपर सवार यानी अश्व चलाने वाले, है ना। 1000 लेकर करण सिंह उपस्थित हुआ। सबसे पहले करण सिंह को 5000 की मनसबदारी दी। किसने? जहांगीर ने। करण सिंह को कितने हजार की मनसबदारी दी गई दोस्तों? 5000 की मनसबदारी दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। यह संधि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। साथियों, इस संधि को 3 जगह लिखवाया गया। इस संधि को शिलालेखों पर 3 जगह लिखवाया गया। एक तो जहांगीर के महल बन रहे हैं पुष्कर में, वहां लिखवाया गया इस संधि को। 1615 में ही जहांगीर के महलों में एक शिलालेख मिला है, वहां यह संधि लिखी गई है। और एक शाहजहानी मस्जिद बनवाई इसने, शाहजहानी मस्जिद बनवाई अजमेर में। क्लियर? उस मस्जिद की दीवार पर एक लेख मिला है हमें 1637 का। उस लेख में मुगल मेवाड़ संधि का लिखित वर्णन है। और तीसरी जगह जो लिखित वर्णन है इसका, वो राणा राजसिंह राजसमंद झील की उत्तरी पाल पर, जिसको हम नौचौकी की पाल कहते हैं, वहां एक प्रशस्ति लगवाएगा। उस प्रशस्ति को हम कहते हैं साथियों राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति में रणछोड़ भट्ट ने वर्णन किया है, लिखित रूप से राणा राज सिंह ने करवाया है इस मुगल मेवाड़ संधि का लिखित वर्णन। साथियों, इस संधि के बाद, इस संधि के समय जब जहांगीर दरबार में संधि कर रहा था, तो उस समय कंपनी के व्यापार की अनुमति लेने के लिए सर टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की अनुमति लेने के लिए हिंदुस्तान आया था। उसको पता चला जहांगीर अजमेर में है, तो अजमेर में आ गया। सर टॉमस रो इस संधि के बारे में लिख कर गया अपनी डायरी में कि मेवाड़ के राणा को जहांगीर ने यानी मुगल बादशाह ने अपनी बुद्धि से झुकाया है, बुद्धि से अपने अधीन किया है, ना कि बल से। सर टॉमस रो क्या लिख कर गया? स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है कि सर टॉमस रो कह रहा है कि मेवाड़ के राणा को मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने बल से अधीन नहीं किया, बल्कि बुद्धि से अधीन किया है। इस संधि में से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इस संधि का सबसे पहले लिखित वर्णन करवाया था किसने? जहांगीर ने, अपने ही महलों में करवाया था जो कि पुष्कर में स्थित है। दूसरा लिखित वर्णन करवाया शाहजहां ने, शाहजहानी मस्जिद के लेख से हमें मिला है, जो मस्जिद साथियों अजमेर में है। और तीसरा लिखित वर्णन राणा राज सिंह राज प्रशस्ति में करवाता है इस संधि का लिखित वर्णन। चौथा प्रश्न ये आता है कि सर टॉमस रो ने इस संधि के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है? सर टॉमस रो इस संधि के बारे में स्टेटमेंट देते हैं कि सर टॉमस रो ने कहा है कि मेवाड़ के राणा को मुगल बादशाह ने बुद्धि से अधीन किया है, ना कि बल से। बताओ, मजा आया नहीं आया? पूरा खोल के रख दिया अपन ने संधि के बारे में, सभी प्रश्नों की बात कर ली। एक बार साथियों जो विद्यार्थी अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनका वापस स्वागत करता हूं। और एक बार जल्दी से अपनी इस क्लास को, अपने सेशन को लाडलो शेयर कीजिए। बहुत शानदार यहां आपको कंटेंट मिलने वाला है। एक प्रश्न के साथ हम 2-4 और प्रश्नों को तैयार करके चलने वाले हैं। फटाफट से इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों का स्वागत है। बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाँ राम राम। चलिए जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए और एक बार इस उत्तर को आप समझिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं लाडलो। ये देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए।
देखिए कितना शानदार प्रश्न है। फटाफट लाडो एक बार अपनी इस वीडियो को, आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए शानदार तरीके से। देखिए राणा हम्मीर ने सिंगोली के युद्ध में, राणा हम्मीर ने सिंगोली के युद्ध में, राणा हम्मीर ने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के किस राजा को हराया था? कौन सा राजा ऐसा था जो सिंगोली के युद्ध में लड़ा था हम्मीर से और पराजित हो गया था, हार गया था? तो साथियों ये जो सिंगोली का युद्ध है, ये सिंगोली का जो मैदान है, ये बांसवाड़ा के समीप पड़ता है। कहां पड़ता है? ये बांसवाड़ा के समीप ये मैदान पड़ता है। और ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये युद्ध लड़ा गया था, देखिए किस किस के मध्य है। एक तो राणा हम्मीर, राणा हम्मीर, और एक इसमें लड़ने वाला है दिल्ली का राजा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। साथियों इस युद्ध में विजय हुई थी हम्मीर की, और हम्मीर के सामने खड़ा नहीं हो पाया था तुगलक और भाग गया था दिल्ली, मैदान छोड़कर, और दिल्ली भाग गया था कौन? तुगलक। तो ये युद्ध हुआ है किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक, हम्मीर में, राणा हम्मीर में। चित्तौड़ का राजा था उस समय, मेवाड़ का राजा है, चित्तौड़ अपन कह सकते हैं क्योंकि राजधानी उस समय चित्तौड़ थी। कई बार हम रियासतों को राजधानी के नाम से भी पुकार लेते हैं लाडलो। जैसे हम आमेर की बात करें, रियासत आमेर थी, उसकी राजधानी आधुनिक समय में जयपुर हुई तो हम उसे जयपुर कह देते हैं। जैसे मारवाड़ रियासत थी, राजधानी उसकी लंबे समय तक जोधपुर रही, हम उसको जोधपुर रियासत कह देते हैं। मेवाड़ रियासत थी, उसकी राजधानी एक समय चित्तौड़ रही लंबे समय तक, हम उसको चित्तौड़ रियासत के नाम से भी जान लेते हैं, पुकार लेते हैं। और एक रियासत बाद में ये उदयपुर कहलाएगी, मेवाड़ वाली। ठीक है, चलिए आप इसको एक बार समझिए और साथियों क्लास को अपनी को एक बार शेयर कीजिए। ये लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए साथियों, हम्मीर को वीर राजा, हम्मीर को वीर राजा की उपाधि किसने दी थी? साथियों हम्मीर को वीर राजा की उपाधि किसने दी थी? कहां लिखा गया है हम्मीर को वीर राजा? रसिक प्रिया टीका, रसिक प्रिया टीका जो पुस्तक है वो राणा कुंभा की पुस्तक है। इसकी पुस्तक है राणा कुंभा की, ये पुस्तक है रसिक प्रिया टीका। इसमें राणा हम्मीर को राणा हम्मीर को कहा गया है वीर राजा। बिल्कुल। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले आपके काम की महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए भाई। आपके काम की महत्वपूर्ण सूचना क्या है साथियों? जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं एलडीसी की और सीईटी की और हाईकोर्ट एलडीसी की, उनके लिए सुनहरा मौका इस बार सेलेक्ट होने का, और हम आपकी मदद करेंगे इस कंप्लीट वीडियो कोर्स के माध्यम से। हम कंप्लीट वीडियो कोर्स के माध्यम से आपको घर बैठे ही, अपने रूम पर बैठे ही बेहतरीन शानदार कंटेंट प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, कराएंगे। और साथियों ये जो एप्लीकेशन है परीक्षा एप्लीकेशन पर, ये कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिल रहा है। आप जाकर कंप्लीट वीडियो कोर्स परचेज कीजिए और साथियों यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आप। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये जितनी भी फैकल्टी आपको दिख रही है शानदार जानदार, इनकी आप जाकर साथियों सबसे पहले फ्री डेमो वीडियो देखिए। हाँ बिल्कुल फ्री डेमो वीडियो है, कोई भी चार्ज नहीं है।
किसी भी स्टूडेंट से, याद रखिएगा कोई चार्ज नहीं किसी भी स्टूडेंट से, बिल्कुल फ्री डेमो वीडियो है, फ्री डेमो वीडियो जाकर देखिए। और उसके बाद कोर्स परचेज जब आप करोगे तो आपको कोड लगाना है RJ50 और डिस्काउंट हो जाएगा साथियों 50%। नाम मात्र की फीस में आपको ये बेहतरीन शानदार कोर्स मिल रहा है और इसको परचेज करने का मौका मिल रहा है। आप साथियों डेमो वीडियो देखिए जाकर। और दूसरी बात, अगर इस प्रोसेसिंग में अगर आपको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हो इन पर आप बेझिझक कॉल कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत ही कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखे हैं। हाँ लाडलो, नाम मात्र की फीस है। अधिक जानकारी के लिए देखो, परीक्षा तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड है, ध्यान दीजिए इस बात पर। आप जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक वैलिड है ये एप्लीकेशन आपके लिए। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए ये लीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने है और जवाब दीजिए भाई प्रश्न का। साथियों, राणा कुंभा महान निर्माता है और कुंभा से प्रश्न पूछा गया है। एक बार अपनी इस वीडियो को साथियों, अपने इस क्लास को एक बार शेयर कीजिए। देखिए साथियों क्या कहता है ये प्रश्न। कुंभा द्वारा अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के अवसर पर कौन से स्थापत्य का निर्माण करवाया गया था? तो मीरा मंदिर, श्रृंगार चबरी मंदिर, मचान दुर्ग या भूमर दुर्ग? तो श्रृंगार चबरी ये जैन मंदिर था, इसका निर्माण उसने करवाया था। ध्यान रखिए, इस जैन मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया था और इसके प्रांगण में ही साथियों जो रमाबाई है उसके विवाह की चवरी बनी थी। जो मंडप होता है विवाह का उसको हम चवरी के नाम से जानते हैं, वो बनी थी यहाँ पर। तो इसलिए इसको हम श्रृंगार चवरी के नाम से पुकारते हैं, कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को आप। तो श्रृंगार चवरी बनवाया था। कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई, इसका विवाह हुआ था गुजरात में, एक जूनागढ़ रियासत पड़ती है, जूनागढ़। जूनागढ़ का कोई यादव राजा था और उस यादव राजा का नाम था मंडलीक। इससे विवाह हुआ था रमाबाई का और ये कुछ समय के बाद मर जाता है। इस वजह से रमाबाई को, भाई रमाबाई यहीं रहेगी, रमाबाई को इसका भाई मतलब रायमल ले आता है मेवाड़ और इसको साथियों जावर की जागीर दे देता है। कहाँ की जागीर दे दी? जावर की इसको जागीर दे दी। ये जावर में एक मंदिर बनवाएगी, विष्णु मंदिर, रमा स्वामी विष्णु मंदिर। उस मंदिर के शिलालेख पर यह सारी जानकारी हमें मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न और भी बेहतरीन शानदार है, देखिए। हाँ साथियों, जसवंत सिंह राठौड़ के पुत्र, देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। अजीत सिंह को मेवाड़ के किस राणा ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो बहुत आसान प्रश्न है, राणा राज सिंह। हम कई बार इसको सॉल्व भी कर चुके हैं, राणा राज सिंह ने। और राणा राज सिंह ने जन्म दिया था
राठौड़ सिसोदिया गठबंधन को, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बिल्कुल बिल्कुल स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए अब स्पीड बढ़ाते हैं। बताइए महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक राज किया? महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक राज किया। इसमें यही सही है ना, लगभग 25 वर्ष तक राज किया था वैसे, तो इसमें 24 है, 25 के आसपास, तो 24 सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, ये बेहतरीन प्रश्न है। इब्राहिम लोदी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण था। बताइए इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए इसका उत्तर। हाँ, इब्राहिम लोदी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? तो मालवा पर अधिकार करने की इच्छा थी क्या? सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया गया था क्या? या सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलना? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये है, राणा सांगा ने अपनी सीमाओं का विस्तार कर दिया था, पूर्वी राजस्थान को जीत लिया था, इसलिए दोनों आमने सामने आ गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए भाई। देखिए अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम तौर पर किस सेनानायक को नियुक्त किया? जगन्नाथ कछवा, शाहबाज खां, सुल्तान खां, खाने खाना। तो जगन्नाथ कछवा को भेजा था साथियों इसने, अकबर ने 1584 और 85 तक रहा। 85 में मृत्यु हो जाती है जगन्नाथ कछवा की, 85 में मृत्यु हुई, 85 में 1585 में, और ये हुई मांडल में। मांडल वही भीलवाड़ा, और यहीं पर इसकी छतरी बन रही है मांडल में ही। और वो छतरी है कितने खम्भों की? 32। याद रखना मांडल में छतरी किसकी है? जगन्नाथ कछवा की। लेकिन मांडलगढ़ में, गढ़ मतलब ऊपर दुर्ग में, छतरी बन रही है राणा सांगा की। किसकी? राणा सांगा की। राणा सांगा की छतरी के जो खंभे हैं वो है 8, याद रखिएगा। स्टूडेंट को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि राणा सांगा की छतरी कहाँ है, मांडलगढ़ में या मांडल में है। वो ऊपर नीचे कर देते हैं दोनों को। हाँ देखिए कुछ लोगों ने जवाब भी यही दिया है। साथियों एक बार अपनी इस क्लास को शेयर कीजिए आप फटाफट, एक बार जोरदार तरीके से। देखिए भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, लाइक करना भूल गए आज क्लास को। लाइक कीजिए सबसे पहले। जो स्टूडेंट अभी जुड़े हैं मैं उनसे ये कह रहा हूँ, स्वागत है उनका। और जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर करो भाई, फटाफट एक बार क्लास को लाइक करो और इस प्रश्न को पढ़ो और इसका जवाब दो जल्दी से। बताइए खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का क्या कारण रहा? क्या कारण था? ऐसा क्या हुआ कि राणा सांगा की हार हुई खानवा के युद्ध में? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का क्या कारण था? राणा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध ना करके बाबर को तैयारी करने को क्या समय दे देना? बाबर की तुलुगमा पद्धति, और दूसरा बाबर द्वारा युद्ध में बारूद का प्रयोग करना। बताइए साथियों ऐसा कौन सा कारण है जो आपको ये लगता है कि हाँ ये वैलिड है, ये थोड़ा सही है? देखिए साथियों ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल शानदार उत्तर दिया, उपयुक्त सभी।
उपयुक्त सभी कारण है भाई। देखो आप एक बार सोचो तो सही, सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध ना करके बाबर को तैयारी करने का समय देना। दूसरा, बाबर की तुलगमा पद्धति, ये भी सही है। बाबर द्वारा बारूद का प्रयोग राजस्थान में सबसे पहले खानवा के मैदान में किया गया था। बारूद का प्रयोग किया था इसने खानवा के मैदान में, और खानवा का युद्ध लड़ा गया 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, गंभीर नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। हाँ भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है। बताइए, मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहा था? जो शासक बनने से पहले किस में रहा था साथियों? मुगल दरबार में रहा था। राणा राज सिंह, जगत सिंह, करण सिंह, अमर सिंह? करण सिंह। करण सिंह पुत्र किसका था? राणा अमर सिंह का। राणा अमर सिंह का। और ये मुगल दरबार में क्यों गया था? मैंने अभी बहुत अच्छे से बताया है। मुगल मेवाड़ संधि में से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, अच्छे से उसको रिवाइज करके एक बार सुनना। हाँ, ये तो सबने सही दिया भाई, इसका उत्तर सभी ने सही दिया है। शानदार, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। राम 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 राम, गुड इवनिंग साथियों। एक बार अपनी इस क्लास को शेयर कीजिए, जल्दी से अपनी इस क्लास को एक बार लाइक और शेयर कीजिए। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्या कहता है अगला प्रश्न? ये लीजिए भाई। हाँ साथियों, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? बताइए, मेवाड़ का उद्धारक कौन है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मोकल को, रतन सिंह को, हम्मीर को, राणा सांगा को? साथियों, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है हम्मीर को। देखना कि ये दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। इसी प्रश्न पे आके पप्पू हो जाता है फेल। कैसे? आपसे पूछेगा मेवाड़ का उद्धारक, अच्छे से समझना, एक साथ 3-4 प्रश्न कवर होंगे आपके। मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक साथियों, मेवाड़ का उद्धारक है राणा हम्मीर। राणा हम्मीर। एक प्रश्न सेम आपसे पूछा जाएगा, देखो फर्क कहां करेगा आप मुझे बताना। मेवाड़ का वास्तविक उद्धारक, अब बताओ क्या है? भामाशाह। मेवाड़ का जो वास्तविक उद्धारक है वो है साथियों भामाशाह, जबकि मेवाड़ का केवल उद्धारक कौन है? राणा हम्मीर। देखिए भामाशाह के और क्या क्या नाम हैं। देखिए भामाशाह को कहते हैं मेवाड़ का वास्तविक उद्धारक। क्या कहते हैं? मेवाड़ का वास्तविक उदाहरण। देखिए देखिए, कमेंट बॉक्स को छोड़िए, कमेंट को छोड़ो, रुको थोड़ा। मेवाड़ का वास्तविक उद्धारक, और इसको कहते हैं मेवाड़ का दानवीर। और इसको कहते हैं साथियों मेवाड़ का रक्षक। मेवाड़ का वास्तविक उद्धारक, मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का रक्षक। साथियों ये जो भामाशाह है ना, ये पाली निवासी था। कहाँ का रहने वाला था? पाली। और जो इसकी जाति है ना, जाति, वो है ओसवाल जैन।
ओसवाल जैन। आपने जरूर यूज किया होगा डिटर्जेंट, साबुन किया है ना, अरे सरफ और साबुन यूज किया ना, ओसवाल। याद रखना जैनों में जो बणियां होती है ना, उनका गोत्र होता है ओसवाल। ये जो ओसवाल सोप आता है, डिटर्जेंट आता है, ये उसी के गोत्र के नाम पर है। जैसे आप देखते हो मोदी, तो मोदी गोत्र है, नाम नरेंद्र दामोदर दास, फिर पीछे लगाते हैं मोदी। याद रखिए, यहाँ जो व्यक्ति है वो भामाशाह है, और भामाशाह पाली निवासी था, और जात का था जैन, और जैन भी कौन है, ओसवाल जैन। बिल्कुल साबुन से याद कर लोगे। हाँ, अब कुछ लोगों की स्माइल आ रही है भाई, बिल्कुल स्माइल आ रही है, इमोजी भेजेंगे अब कि हाँ मजा आ गया, ये याद हो जाएगा। तो ये वो तरीका है, एक प्रश्न के साथ अपन लपेट देते दो तीन और प्रश्नों को लपेट देते हैं। बताओ मजा आया नहीं आया? तो ये भामाशाह से जुड़े हुए प्रश्न हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप बीच में, ये लीजिए भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए अगला प्रश्न। जल्दी से बताइए अगला प्रश्न। जवाब दीजिए भाई अगले प्रश्न का, क्या होगा इसमें? हाँ साथियों देखिए, विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है? समर सिंह हमीर, रतन सिंह मालदेव, ये हमीर को जाना जाता है विषम घाटी पंचानन के नाम से। लपेट दे हमीर को, चलो अब लपेट देते हमीर को। देखना, हमीर को कहा जाता है वीर राजा, वीर राजा। हमीर को कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। घाटी पंचानन, हमीर को कहा जाता है प्रबल हिंदू राजा। प्रबल हिंदू राजा। हमीर को कहा जाता है मेवाड़ का वास्तविक उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक, वास्तविक नहीं उद्धारक। चलो ये तो हमने बात कर ली थी। ये कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल टॉड ने। ये कहा है राणा कुंभा ने, और ये कहा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, और ये कहा है वीर राजा राणा कुंभा ने। ये बातें हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न, हाँ साथियों, आहड़ में निर्मित छतरियों में से प्रथम छतरी किस मेवाड़ के राणा की है? आहड़ में निर्मित छतरियों में से प्रथम छतरी है जो, वो किसकी है? प्रथम छतरी बताइए किसकी है प्रथम छतरी? आहड़ को मेवाड़ के राणाओं का शाही शमशान घाट कहते हैं, और आहड़ में प्रथम छतरी है अमर सिंह प्रथम की। प्रथम छतरी किसकी है? अमर सिंह प्रथम की प्रथम छतरी है। अमर सिंह प्रथम की प्रथम छतरी है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए, दीजिए जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताओ भाई। देखिए कितना बढ़िया, कितना शानदार प्रश्न है। इंदुपत की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा धारण की गई? बताइए इनमें से कौन सा राजा था जो हिंदुपत के नाम से हम उसे पुकारते हैं, कहते हैं?
हिंदू पद देखो, अनूप सिंह, रायमल, राणा मोकल और सवाई जय सिंह। भाई हिंदू पद के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों ये एक मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, ये राणा सांगा ऑप्शन में आएगा। भाई हिंदू पद तो राणा सांगा कहते हैं, ये यहाँ पर ऑप्शन में क्या था? राणा सांगा। हाँ देखो सही टाइप कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, राणा सांगा को कहते हैं हिंदू पद। बिल्कुल शानदार। कुछ स्टूडेंट तो बड़े तेज तर्रार हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दिया राणा सांगा, लिख देते हैं पहले कि ये सांगा है भाई हिंदू पद तो। हिंदू पद तो कौन है? सांगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए। मेवाड़ का अजय दुर्ग कुंभलगढ़ पहली बार किसने जीता था? बताइए। कुंभलगढ़ का विजेता कौन था? कुंभलगढ़ को पहली बार कब जीता गया? थोड़ी सी बात करते हैं साथियों कुंभलगढ़ के बारे में। देखिए ये है मेवाड़, और मेवाड़ के उस समय राणा हुआ करते थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपना मुख्य नियंत्रण केंद्र बनाते हैं कुंभलगढ़ को। मुगल फौज, अकबर भेजता है मुगल फौज को। अकबर ने मुगल फौज को भेजा, अकबर ने, और सेनापति था शाहबाज खां। इसको हल्दी घाटी युद्ध के बाद भेजा 3 बार बैक टू बैक, 1577, 1578, 1579। ठीक है, 76 में युद्ध लड़ा गया। इसने आके घेर लिया किसको? कुंभलगढ़ को। और ये साथियों 1582 में, 1578 में, सॉरी 1578 में जीत लेता है कुंभलगढ़ को। अजय दुर्ग राजस्थान में आज एक ही है, लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग, और ये है भरतपुर में। इस दुर्ग को अंग्रेजों द्वारा आधुनिक समय में भी तोड़ा नहीं गया था, जीता नहीं जा सका आधुनिक तोपों से भी। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाहर वाली प्राचीर है वो कच्ची मिट्टी से बनी हुई है, और कच्ची मिट्टी में गोला जाके धस जाता, तोड़ा नहीं गया ये दुर्ग। दुर्ग की दीवारें तोड़ी नहीं गई, और आसपास बन रही है खाई, आसपास खाई बन रही है इस लोहागढ़ दुर्ग के आसपास। हाँ, आज अजय दुर्ग एक ही है, वरना 2 हो जाते अगर ये घटना 1578 में घटित नहीं होती तो। 2 दुर्ग हो जाते अजय, आज एक ही है भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो संस्कृत के 2 प्रसिद्ध विद्वान झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके दरबार में निवास करते थे? बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया आंसर मिल रहे हैं। एक बार लाड लो अपनी इस क्लास को भाई, शेयर तो कर दो कम से कम। आज तो लाइक करना भूल गए, लाइक इतने कम कैसे हैं? देखिए संख्या इतनी है विद्यार्थियों की, और लाइक संख्या से कम कैसे पढ़ रहे हैं भाई? अरे इसका क्या राज है, बता दो। लाइक बताओ भाई, कैसे कम पढ़ रहे हैं? लाइक कीजिए क्लास को। देखिए संस्कृत के 2 प्रसिद्ध विद्वान झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो साथियों ये थे किसके दरबार में? राणा लाखा के दरबार में।
राणा लाखा के दरबार में ये दो उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। किस भाषा के? संस्कृत भाषा के ये रहते थे। किसके दरबार में? राणा लाखा के दरबार में। देखो भट्ट बंधुओं को कैसे आप करोगे? एक तो है राणा लाखा। दो भट्ट बंधु राणा लाखा के दरबार में रहते थे। एक है राणा मोकल। दो भट्ट बंधु राणा मोकल के दरबार में रहते थे। एक है राणा कुंभा। राणा कुंभा। साथियों एक बार अपनी इस क्लास को आप शेयर कीजिए। इसके में 3 भट्ट बंधु थे। देखिए यहां कौन है? जोटिंग भट्ट, और टिल्ला भट्ट। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। राणा मोकल के दरबार में रहते थे योगेश्वर भट्ट, और विष्णु भट्ट। योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। राणा कुंभा के दरबार में रहते थे महेश भट्ट, अब आप ये मत सोचना महेश भट्ट आ गया तो अब अगला नाम लिखेंगे गुरुजी पूजा भट्ट और आलिया भट्ट, है ना। महेश भट्ट आ गया ना बुड्ढा, महेश भट्ट। हाँ ये आलिया भट्ट का पिता नहीं है, पूजा भट्ट का पिता नहीं है। ये राणा कुंभा का दरबारी विद्वान है महेश भट्ट। और अगला है अत्रि भट्ट। महेश भट्ट, अत्रि भट्ट, एक टिल्ला भट्ट है। टिल्ला भट्ट। ये देखो 5 6 7 दरबारी विद्वान हो गए भट्ट। सब के सब भट्टी भट्ट हैं। आप भट्ट से याद कर लो भट्ट को। भट्ट से का मतलब जल्दी से, भट्ट से याद कर लो जल्दी से जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। अरे वाह शानदार कमेंट आ रहे हैं भाई। एक ही कमेंट को बार बार मैं देखता हूँ, क्लास के बाद भी देखता हूँ, क्लास के समय भी देखता हूँ। एक ही कमेंट को बार बार दोहराते हैं जब तक कमेंट बॉक्स को फाड़ नहीं देंगे ना। हाँ जब तक कमेंट बॉक्स को फाड़ नहीं देंगे ना तब तक लगे रहते हैं। बीच में मैं देख रहा था एक ही कमेंट को धुआंधार पोस्ट करते हैं। और ये तो एक ऐसा प्रश्न बन गया है कि गुरुजी वैकेंसी कब आएगी, गुरुजी पेपर कब होगा, गुरुजी सिलेबस कब आएगा। अब ऐसा सोचो जैसे गुरुजी की सीधी लिंक है सरकार से। भाई सिलेबस और पेपर की जो डेट है वो आने ही वाली है, बस पाइपलाइन में चल रही है। बहुत इंतजार हो गया। ये मानो कि इस महीने के अंत तक बस आपको जरूर सीईटी का सिलेबस और एलडीसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये तो कई आता ही रहता है, जब भी मैं लाइव आता हूँ, सर सीईटी का सिलेबस कब आएगा, सर एलडीसी की वैकेंसी कब आएगी, सर पेपर कब होगा सर। तो ऐसी चीज़ों को पूछते रहते हैं। हाँ तो ऐसी चीज़ों को मत पूछा करो भाई। और एक ही कमेंट को कट कॉपी पेस्ट तब तक करेंगे जब तक कमेंट बॉक्स भर ना जाए। हिला के रख देते, सिस्टम हिलने लग जाता है, यहाँ कंप्यूटर वगैरह ये सब स्क्रीन हिलने लग जाती है, तब मुझे पता चलता है कि हाँ भाई मेरे हरावल सेना के सैनिक एक्टिव हो गए। चलो अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, बताइए। बहुत आसान प्रश्न है, आप सभी एक साथ इसका जवाब दीजिए। और साथियों क्लास को लाइक तो कीजिए, क्लास को भाई लाइक कीजिए। क्लास को लाइक शेयर कर दिया करो, ये कहने की आवश्यकता ना पड़े, आप ही की क्लास है। देखो
राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने बताया है? तो साथियों कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राणा सांगा जब खानवा के मैदान में खड़ा है तो कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि 80 घाव हैं उसके शरीर पर। सैनिकों का भग्नावशेष का मतलब होता है छिन्न भिन्न सैनिक, टूटा फूटा सैनिक, विकृत सैनिक, एक तरह से काया पूरी तरह से टूटी फूटी है। तो 80 घाव बताता है कर्नल जेम्स टॉड। कितने घाव? 80 घाव बताता है खानवा के मैदान में जब राणा सांगा खड़ा है। खानवा का जब युद्ध वो लड़ने जा रहा है 17 मार्च 1527। अब बताओ आज का सेशन आपको कैसा लगा? कैसा लगा आज का सेशन? ये बेहतरीन प्रश्न आज हमने सॉल्व किए। देखिए जो अगली क्लास का जो टाइम टेबल है, अगली क्लास मेरे बाद जो क्लास होगी वो ज्योग्राफी की क्लास होगी। वो क्लास महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो जल्दी से बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? हाँ कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। अब हाथ नहीं चल रहे भाई आपके। हाँ अब क्या चक्कर पड़ गया? हाँ साथियों देखिए, हाँ बहुत बेहतरीन, बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए तो हाँ साथियों चलो बहुत बढ़िया, आपका यही प्यार बना रहे और हम मिलेंगे अब मंडे को। अब अपनी अगली क्लास होगी मंडे को। चलिए ख्याल रखना अपना, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में यानी मंडे को सेम टाइम सेम जगह। याद रखना मंडे को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत और जय राजपूताना।